तो आज हम बात करने वाले हैं 51 इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो फ्रेशर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसमें जो क्वेश्चंस बताए गए हैं, इतना बेसिक नॉलेज तो हर फ्रेशर सिविल इंजीनियर को आना ही चाहिए। तो एक एक करके अच्छे से समझेंगे, बस आपको ध्यान लगाकर सुनना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सीमेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो इसका आंसर है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसे हम ओपीसी भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा यही यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, जहाँ पे भी हमें जल्दी कंस्ट्रक्शन करवाना होता है, वहाँ पे हम ये टाइप के सीमेंट यूज करते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, ये सब टाइप्स है सीमेंट के। सेकंड क्वेश्चन है कि कंक्रीटिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब कि कॉलम या बीम का जहाँ पे भी कास्टिंग हो रहा है, कंक्रीट बनाने से लेकर कॉम्पैक्ट करने तक का जो स्टेप्स होता है, उसे हम कंक्रीटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका पहला प्रोसेस है बैचिंग, मतलब कि जो भी हम रेशियो यूज कर रहे हैं कंक्रीट बनाने के लिए, वो रेशियो प्रॉपर है कि नहीं, मेजरमेंट अच्छे से करना है, वो प्रोसेस को बैचिंग बोलते हैं। उसके बाद मिक्सिंग करना है अच्छे से। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग करना है, मतलब कि जहाँ पे भी कंक्रीट बन रहा है और जहाँ पे भी कॉलम या बीम का कास्टिंग हो रहा है, वहाँ पे कंक्रीट को ले जाने का प्रोसेस को ट्रांसपोर्टिंग बोलते हैं। उसके बाद कॉलम या बीम में कंक्रीट को डालने को प्लेसिंग बोलते हैं। उसके बाद उसको अच्छे से कम्पैक्ट करना है। ये पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा कंक्रीटिंग का प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्यूरिंग करने का क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो इसका आंसर है पहला स्प्रेइंग ऑफ वाटर, मतलब वाटर स्प्रे करके हम क्यूरिंग कर सकते हैं। उसके बाद वेट कवरिंग ऑफ सरफेस, गनी बैग से हम सरफेस को वेट करके कवर करते हैं। उसके बाद पॉन्डिंग से हम क्यूरिंग कर सकते हैं, पॉन्ड बना के। उसके बाद स्टीम से क्यूरिंग कर सकते हैं। उसके बाद स्प्रिंगलिंग वाटर, इससे भी हम क्यूरिंग करते हैं। इसमें हम एक नोजल सिस्टम से वाटर को स्प्रे करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम क्या होता है। एक बैग सीमेंट जो 50 kg का होता है, उसका वॉल्यूम होता है 0.0347 m3। और अगर हम CFT में देखें, CFT मतलब क्यूबिक फीट, तो 1.23 CFT हमारा वॉल्यूम होगा एक सीमेंट बैग का। अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट का एक्सपायरी डेट क्या होता है। तो इसका आंसर है कि जो भी उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, उसे 3 मंथ्स तक वो वैलिड होता है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हम स्टील का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसका आंसर है D²/162। अगर हम kg पर मीटर निकाल रहे हैं और अगर हमको फीट में निकालना है कि 1 फीट में कितना kg आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है D²/533। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम मीटर में निकाल रहे हैं कि 1 मीटर में कितना kg आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं D²/162। डी मतलब कि डाया ऑफ स्टील बार। अगर हमारा 8 mm का डाया है, तो हमको वेट निकालना है कि 1 मीटर में कितना kg आएगा। तो 8 mm का हमारा डाया है, तो 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 इक्वल टू 0.39 kg पर मीटर, मतलब कि 1 मीटर में हमारा 0.39 kg आएगा। और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से, मतलब कि अगर एक स्टील बार का जो हमारा लेंथ होता है वो 12 मीटर का होता है, इंटू 12 करेंगे तो 12 मीटर का क्या वेट है वो हमारा निकल के आ जाएगा। और अगर आपको फीट में निकालना है तो D²/533 का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए हम मिनिमम ग्रेड क्या लेते हैं। तो मिनिमम ग्रेड लेते हैं M20, मतलब कि 1.53। 1 हमारा सीमेंट है, 1.5 हमारा फाइन एग्रीगेट है, मतलब कि बालू सैंड हम बोलते हैं। 3 मतलब कोर्स एग्रीगेट, जिसे हम गिट्टी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीसीसी के लिए हम मिनिमम ग्रेड क्या लेते हैं। तो इसका आंसर है M15। 1, 2, 4, 1 सीमेंट हमारा, 1 सीमेंट होता है, 2 फाइन एग्रीगेट और 4 कोर्स एग्रीगेट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यूनिट वेट ऑफ स्टील क्या होता है। तो इसका आंसर है 78.5 kN/m3।
अगर किलो न्यूटन में आंसर पूछा, अगर किलो न्यूटन में आपको बताना है तो आप ये जवाब देंगे। अगर आपको केजी में पूछा जाए तो 7850 केजी पर एम क्यूब, ये हमारा यूनिट वेट होता है स्टील का। अगला बात करते हैं कि कंक्रीट का यूनिट वेट क्या होता है। तो आरसीसी का यूनिट वेट होता है 2500 केजी पर मीटर क्यूब। अगर आपको किलो न्यूटन में पूछा हो तो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आपको आंसर देना है। और पीसीसी के लिए 2400 केजी पर मीटर क्यूब और किलो न्यूटन में 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है। तो आंसर है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए 7.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और थर्ड क्लास ब्रिक के लिए 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीमेंट का सेटिंग टाइम क्या होता है। आंसर है कि इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स मतलब कि 600 मिनट होता है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो फ्रेशर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो बिल्डिंग मटेरियल आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। तो अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि बीम में स्टीरअप का क्या फंक्शन होता है। तो आंसर है कि शेयर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए हम स्टीरअप का यूज़ करते हैं बीम में। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीडिंग क्या होता है। तो आंसर है ब्लीडिंग एक सेग्रीगेशन का ही फॉर्म है जिसमें क्या होता है कि वाटर कंक्रीट सरफेस के ऊपर आ जाता है। ब्लीडिंग होने का कारण यही होता है कि एक्सेस वाटर हम मिक्स जब भी हम कंक्रीट मिक्स करते हैं वहाँ वाटर एक्सेस हो जाता है, उसके कारण ब्लीडिंग का प्रॉब्लम आता है। अगला क्वेश्चन है शटरिंग रिमूवल टाइम। शटरिंग को रिमूव करने का सही टाइम क्या है। तो आंसर है कि वर्टिकल साइड ऑफ वॉल कॉलम्स बीम, मतलब बीम कॉलम वॉल का जो वर्टिकल साइड है, मतलब कि जो भी बीम कॉलम वॉल का जो वर्टिकल साइड है उसको हम 1 से 2 दिन के अंदर उसको रिमूव करते हैं। बीम सॉफिट मतलब कि बीम का बॉटम पार्ट उसको 7 दिन में रिमूव करना है और स्लैब का सॉफिट मतलब स्लैब का जो बॉटम पार्ट है वो उसको 3 दिन में रिमूव करना है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बीम का सॉफिट हम 7 दिन में हटाएंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद हम उसमें प्रॉप लगाएंगे। रिमूव करने के तुरंत बाद उसमें हम प्रॉप लगाएंगे। तो प्रॉप जो हम प्रॉप लगाएंगे वो कितने दिन तक रहेगा। तो अगर बीम का लंबाई जो स्पैन है वो 6 मीटर से कम है तो 14 डेज तक हम उसको रिमूव नहीं करेंगे, उसके बाद रिमूव करेंगे। उसके बाद अगर 6 मीटर से ज़्यादा है तो हम 21 दिन के बाद उसको रिमूव करेंगे। ठीक इसी तरह स्लैब का सॉफिट हम हटाएंगे 3 दिन के बाद और ठीक उसके रिमूव करने के बाद उसमें हम प्रॉप लगाएंगे। और इसका प्रॉप अगर 4.5 मीटर से कम है तो 7 दिन के बाद रिमूव करेंगे और 4.5 मीटर से अगर स्पैन ज़्यादा है तो 14 दिन के बाद रिमूव करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाइल फाउंडेशन हम कब यूज करते हैं, कब इसका ज़रूरत हमें पड़ता है। इसका आंसर है कि जब भी बियरिंग कैपेसिटी का जो वैल्यू है 24 किलो न्यूटन पर MQ से कम होगा तब हम पाइल फाउंडेशन का यूज करेंगे। बियरिंग कैपेसिटी मतलब कि सॉइल का जो सहने का क्षमता है उसे हम बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। मतलब कि तो सॉइल का जो सहने का क्षमता है वो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से अगर कम होता है तो हम पाइल फाउंडेशन का वहाँ पे हम यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड हाइट फ्लोर का क्या होता है। तो 3 मीटर इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है कि मेजर टेस्ट क्या होते हैं कंक्रीट के। तो आंसर है स्लम टेस्ट और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। और भी टेस्ट होते हैं लेकिन ये मेजर टेस्ट है। अगला क्वेश्चन है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आंसर है एक्सकेवेशन, पीसीसी, फुटिंग, फाउंडेशन, उसके बाद प्लिंथ बीम हम देते हैं, अर्थ फिलिंग करते हैं पीसीसी प्लिंथ में, डीपीसी उसके बाद हम प्रोवाइड करते हैं कॉलम का कंस्ट्रक्शन, बीम का कंस्ट्रक्शन। तो ये सारे जितने भी है ये स्टेप्स है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। अगला क्वेश्चन है कि कंक्रीट का वॉल्यूम हम कैसे मेजर करते हैं। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देना है, जो हमारा आंसर आता है वो हमारा वॉल्यूम होता है कंक्रीट का। अगला क्वेश्चन है कि FE
415 स्टील ग्रेड, जो हमारा स्टील का ग्रेड है FE 415, FE 500, FE 550, तो 415 क्या इंडिकेट करता है? तो आंसर है ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है न्यूटन पर mm² में। तो अगला है कि स्टेयर में हम कितना स्लोप देते हैं? तो इसका आंसर है 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक हम इसका स्लोप रखते हैं स्टेयर का। अगला क्वेश्चन है कि कॉलम में जो हम मेन बार देते हैं वो मिनिमम उसका डाया कितना होना चाहिए? तो आंसर है 12 mm। 12 mm से कम का 12 mm का जो डाया है उससे कम का स्टील बार हमें प्रोवाइड नहीं करना है कॉलम के कंस्ट्रक्शन में। अगला क्वेश्चन है ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? तो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर ये स्टैंडर्ड साइज होता है विदाउट मोटार, और मोटार के साथ 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर ये स्टैंडर्ड साइज होता है ब्रिक का। तो अगला बात करते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UTM, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसको हम यूज करते हैं कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यूनिट कन्वर्जन है। यूनिट कन्वर्जन फ्रेशर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से कंफर्म है कि पूछा ही जाता है, इसीलिए यूनिट कन्वर्जन को आप एकदम अच्छे से करके जाएं। तो ये टाइप के यूनिट कन्वर्जन आपको पूछे जा सकते हैं। पहला है 1 मीटर में कितना फीट होता है? तो 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1000 mm होता है। 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10.76 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। 1 MQ बराबर होता है 35.31 CFT मतलब क्यूबिक फीट के बराबर होता है। 1 किलो न्यूटन बराबर 101.97 kg होता है। 1 टन बराबर 1000 kg होता है और 1 गैलन बराबर 3.78 लीटर्स होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको करना है और ये करके ही जाना है। अगला क्वेश्चन है कि कंक्रीट का फ्री फॉल मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मतलब कि कंक्रीट का जब भी हम कास्टिंग कर रहे हैं तो कितने ऊंचाई से हमें कंक्रीट को गिराना है? तो आंसर है 1.5 मीटर। इससे ऊपर के हाइट तक हमें नहीं जाना है। 1.5 मीटर या इससे नीचे 1.5 मीटर या इससे नीचे के हाइट से हमें कंक्रीट फॉल करना है। अगला क्वेश्चन है कि रेक्टेंगुलर और सर्कुलर कॉलम में मिनिमम कितने स्टील बार होते हैं? तो अगर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कॉलम है तो मिनिमम 4 स्टील बार देते हैं और सर्कुलर कॉलम है तो मिनिमम 6 स्टील बार देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कंक्रीट क्यूब का साइज़ क्या होता है? कंक्रीट टेस्ट करने के लिए हम जो क्यूब बनाते हैं उसका साइज़ क्या होता है? तो आंसर है 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm इसका साइज़ होता है। अगर सेंटीमीटर में देखें तो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका लंबाई, चौड़ाई और हाइट इसका 15 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू चेक लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट? तो आंसर है स्पिट लेवल, डंपी लेवल, लेवलिंग पाइप, ये सबसे हम लेवल चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लियर कवर हम क्यों यूज करते हैं? जब भी हम कॉलम या बीम कास्टिंग करते हैं तो वहाँ क्लियर कवर दिया जाता है। कॉलम के लिए 40 mm हम क्लियर कवर देते हैं, बीम के लिए 25 mm और स्लैब के लिए 20 mm का हम क्लियर कवर रखते हैं। तो क्लियर कवर हम क्यों रखते हैं? तो आंसर है कि रेनफोर्समेंट को कोरोजन और फायर से बचाने के लिए हम क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है साइज एंड वेट ऑफ स्टील बार। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन साइट में ये बार बार यूज होगा जब भी आप काम करवा रहे हैं, तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लें कि 8 mm का जो स्टील बार है वो 0.39 kg पर मीटर, मतलब कि 8 mm का जो स्टील बार है वो 1 मीटर में उसका वेट होता है 0.39 kg। अगर 10 mm का स्टील बार है तो 0.61 kg पर मीटर, 12 mm 0.89 kg पर मीटर, 16 mm 1.58 kg पर मीटर, 20 mm 2.47 kg पर मीटर, 22 mm 2.98 kg पर मीटर, 25 mm के लिए 3.85 kg पर मीटर और 32 mm के लिए 6.32 kg पर मीटर इसका वेट होता है। तो बिल्कुल अच्छे से ये आपको याद होना ही चाहिए। अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम, मतलब कि कॉलम में मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज क्या होना चाहिए स्टील का? तो आंसर है
तो मिनिमम परसेंटेज 0.8% होना चाहिए पूरा ग्रॉस एरिया का, पूरा टोटल एरिया का कॉलम का, और मैक्सिमम 6% स्टील होना चाहिए पूरा टोटल एरिया का। अगला क्वेश्चन है, क्लियर कवर क्या होता है फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब के लिए। तो फुटिंग के लिए होता है 50 mm। फुटिंग के लिए हम 50 mm क्लियर कवर देते हैं, कॉलम के लिए 40 mm, बीम के लिए 25 mm और स्लैब के लिए 20 mm का क्लियर कवर हम देते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट काउंट ऑफ कंपास। कंपास का लिस्ट काउंट क्या होता है 30 मिनट, डंपी लेवल का 5 mm, ऑटो लेवल का 5 mm, थियोडोलाइट का 20 सेकेंड। अगला पॉइंट है, जो कंक्रीट में एयर वॉइड्स रह जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हनीकॉम्ब बोलते हैं। अगला पॉइंट है, मिनिमम हुक लेंथ क्या होना चाहिए। जो भी हम स्टीरअप में हुक देते हैं उसका लेंथ मिनिमम 9D होना चाहिए, मतलब कि 9 इंटू डाई ऑफ स्टील बार। अगर 8 mm का हमारा स्टीरअप है तो 8 इंटू 9 इक्वल टू 72 mm का हमें 72 mm का हमें हुक लेना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स। M5, M7.5, M10, M15, M20, M25। ये आपको जब भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करवा रहे हैं ये आपको बार बार यूज होगा, इसीलिए बिल्कुल अच्छे से इस टेबल को याद कर लें। तो अगला बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय M20। M का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब क्या होता है। जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है M10, M15, M20, M25, तो इसमें M क्या होता है और 15, 20, 25 क्या होता है। तो M इंडिकेट करता है मिक्स को, और जो 15, 20, 25, 20 कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो करता है। अगला है कि व्हाट इज़ गनेटिंग। गनेटिंग क्या होता है। तो इसका आंसर है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें जो क्रैक्स होते हैं उसमें सीमेंट और सेंट का जो प्रोपोर्शन होता है 1:3, उसका मोटार बना के गन की हेल्प से 2 to 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की प्रेशर से उस क्रैक्स को फिल करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस को गनेटिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का क्या क्या प्रोसेस होता है। तो आंसर है कि सबसे पहले हम डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ ईच यूनिट ऑफ वर्क, उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेशन। तो अगला है कि सीमेंट का डेंसिटी क्या होता है। तो 1400 kg पर 1440 kg पर मीटर क्यूब इसका डेंसिटी होता है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन क्या होता है। तो इसका आंसर है कि जो कंक्रीट सीमेंट सेंट एग्रीगेट से मिलकर बने होते हैं, तो सेग्रीगेशन में ये सारे मटेरियल सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। सेग्रीगेशन होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक है इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो। दूसरा कारण है कि जब भी कॉलम या बीम कास्टिंग के लिए हम जब कंक्रीट को ऊपर से गिराते हैं तो वो 1.5 मीटर की हाइट से ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे नीचे होना चाहिए। तो अगर इससे ऊपर जाता है तो वो एक सेग्रीगेशन का कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ DPR। तो इसका फुल फॉर्म होता है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, वहाँ पे आपको डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना पड़ता है कि डेली जो जो काम हुआ उसका एक डिटेल रिपोर्ट बनाना पड़ता है, उसे हम DPR बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आप डेड लोड से आप क्या समझते हैं। आंसर है कि सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर को ही हम डेड लोड बोलते हैं। जो भी कॉलम या बीम होता है उसका जो सेल्फ वेट होता है उसे हम डेड लोड बोलते हैं। अगला है, व्हाट इज़ DPC। तो इसका आंसर है DPC का मतलब होता है डैम प्रूफ कोर्स। जो प्लिंथ बीम हमारा होता है उसमें हम ब्रिक वर्क करते हैं, उससे कुछ हाइट में हमें डैम प्रूफ कोर्स देना पड़ता है। उसका जो थिकनेस होता है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ 1 BHK। इसका आंसर है 1 BHK का मतलब होता है 1 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन। तो अगला बात करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1 वे स्लैब एंड 2 वे स्लैब। इसका आंसर है कि अगर स्लैब का लंबाई और चौड़ाई को अगर हम डिवाइड करते हैं और उसका वैल्यू 2 से ज़्यादा आता है तो वो हमारा 1 वे स्लैब होता है, और इसका वैल्यू अगर 2 से कम आता है तो वो 2 वे स्लैब होता है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द क्रैंक लेंथ इन द स्लैब। स्लैब में जो हम क्रैंक देते हैं उसका वैल्यू क्या होता है। तो उसका वैल्यू होता है 0.42D। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो कम से कम इतना क्वेश्चन आंसर करके बिल्कुल जाएं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो
तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें।